नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में आपके जीके जीएस से 25 प्रश्न पूछे गए थे। उन 25 में से अधिकतम जितना हो सकते थे 100% रियल प्रश्न जो कि मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन से प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो जो पूछा गया कि पेलाग्रा जो रोग है किसके कमी के कारण होता है। तो पेलाग्रा रोग की बात करेंगे तो ये जो रोग है आपका नियासिन के कमी के कारण होता है। नियासिन की बात करते हैं तो विटामिन B3 का यह आपका रासायनिक नाम है। तो आपके ऑप्शन में B3 ही दिया गया होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन कार्बनिक पदार्थ है, जिनकी हमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। हालांकि हमारा शरीर उन्हें संश्लेषित नहीं कर सकता है, इसलिए हम उनके प्राकृतिक स्रोतों जैसे सब्जियों और फलों का सेवन करते हैं, ठीक है, विटामिन को हमारे लेने के लिए। इसके अलावा विटामिन से कमी से होने वाले कुछ रोगों के बारे में देखें, साथ में हम लोग आवश्यक खनिजों से होने वाली कुछ रोगों के बारे में देखें, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो विटामिन ए की कमी से हम लोग के पास रतौंधी होगा। अगर आपके शरीर में विटामिन ए का कमी है तो रतौंधी नामक बीमारी होगा। और विटामिन ए को ही रेटिनॉल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। विटामिन B1 की बात करते हैं तो विटामिन B1 जिसे हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं, और इससे हमें क्या होता है, तो इससे भी बेरी नामक रोग होता है, उसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा विटामिन B12 की बात करते हैं, जिसे राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। तो आपका खराब त्वचा हो जाता है, विकास में रुकावट आ जाता है। विटामिन B12 की बात करते हैं तो साइनोकोबाल्मिन आपका इसका रासायनिक नाम है, खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा विटामिन C की कमी की बात करते हैं, जो कि हम लोग रासायनिक नाम की बात करते हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड है, और इसके कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग है जो कि आपका होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा विटामिन D की कमी की बात से हमें सूखा रोग होता है, ठीक है, हड्डी कमज़ोर हो जाता है, बुढ़ापा में कहें तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है। इसके अलावा कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन K की कमी से चोट के कारण अत्यधिक रक्तस्राव होता है, यानी खून का थक्का नहीं जम पाता है विटामिन K की कमी से। और विटामिन K के जो रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन है। इसके अलावा खनिज में देखें तो कैल्शियम की कमी से हड्डी भंगुर हो जाता है, अत्यधिक रक्तस्राव होता है। फास्फोरस की कमी से दांत खराब हो जाता है, हड्डी भी कमजोर हो जाता है। लोहा की कमी से खून की कमी हो जाता है, जिसे हम लोग एनीमिया के नाम जानते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, थायराइड ग्रंथि का बढ़ना होता है। तांबा की कमी से कम भूख या मंद विकास है जो कि आपका होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इससे पहले जो भी लोग एसएससी जीडी 2025 की तैयारी है जो कि कर रहे हैं, उनके लिए एक आपका सुनहरा मौका है। जैसा कि आप लोग टेक्स्ट बुक के बारे में जानते होंगे, जो कि आपका पहले टेक्स्ट बुक जो है मॉक टेस्ट वगैरह और जो PYP में एक महारत हासिल किए हुए था, उसी टेक्स्ट बुक के द्वारा जो है आपका एसएससी जीडी 2025 के लिए जो है आपका एक बुक लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस बुक में आपको 5000 प्लस अध्यायवार आपको TCS पैटर्न पर आधारित PYQs मिलेंगे, जिसमें आपको चारों या पांचों सब्जेक्ट कहें तो इसमें आपका इंक्लूड रहेगा, चाहे आप मैथ का हो, रीजनिंग का हो, या GK GS हो, या हिंदी हो, या अंग्रेजी हो, ठीक है। तो इस बुक का जो सबसे बड़ा जो खास बात है कि ये जो बुक है आपका, इस बुक में नवीनतम 2024 में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसका भी PYQ है, जो कि इसमें आपका शामिल किया गया है। इस प्रकार आप यहाँ पर विषय सूची देख सकते हैं, इंडेक्स देख सकते हैं, साथ में आपको किस तरह से यहाँ पर MCQ या PYQ जो भी मिलने वाले हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि ये बुक उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है जो भी लोग एसएससी जीडी 2025 में जो है आपका मेरिट में अंतिम नाम लाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस बुक का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। याद रहे, जब भी आप बुक को परचेस करने जाएँ तो आपको एक कूपन कोड को यूज करना है। कूपन कोड है आपका APJBK, ठीक है, याद रखिएगा APJBK, ठीक है, ये आपका कूपन कोड है। इस कूपन कोड को अगर आप यूज करते हैं बुक को परचेस करते समय तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ है जो कि दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी लोग बाय करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा जो भी लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का तैयारी में लगे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन की प्रथा को बंद कर दिया था, ठीक है।
बंद कर दिया था पूछा नहीं गया था, आपसे पूछा गया था किसने शुरू किया था। ठीक है, तो जो जरोखा जो प्रथा है उसको बंद किया था आपका औरंगजेब ने, लेकिन शुरू किया था आपका अकबर ने। ठीक है, तो इस प्रथा का शुरुआत आपका अकबर ने किया था, बंद किया था औरंगजेब। तो दोनों को याद रखना है। हालांकि आपसे शुरू किसने किया था यह पूछा गया था, तो अकबर इसका राइट आंसर होगा, और बंद आपका औरंगजेब किया था। औरंगजेब का पूरा नाम मुहीउद्दीन मोहम्मद था, और इसका जन्म है जो कि 3 नवंबर 1618 को होता है। छठा मुगल सम्राट था और लंबे समय तक इसने है जो कि शासन किया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका संतूर होगा। पंडित शिव कुमार शर्मा का जो जन्म है 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर भारत में हुआ था। एक बार प्रश्न बना कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर ही था, तो इसे याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत ने पहला अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है जो कि किस देश के साथ खेला था या किस वर्ष खेला था, तो एक दिवसीय कहें तो ओडीआई की बात करेंगे, तो इसका राइट आंसर इंग्लैंड होगा। 1974 में पहली बार भारत ने खेला था, लेकिन जहां तक स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि आपसे टेस्ट मैच का पूछा गया था। ठीक है, तो टेस्ट मैच का पूछा गया था, तो इसका भी राइट आंसर आपका इंग्लैंड ही होगा। 1932 में आपका भारत ने पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच खेला था लॉर्ड्स में। ठीक है, और टेस्ट क्रिकेट का दर्जा पाने वाली छठी टीम है जो कि भारत है जो कि बना था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। और ओडीआई भी इंग्लैंड के साथ खेला और टेस्ट भी आपका इंग्लैंड के साथ ही खेला। ओडीआई की बात करेंगे तो 13 जुलाई 1974 को आपका लीड्स के हैंडिग्ले में इंग्लैंड के खिलाफ खेला। टीम का जो कप्तानी है अजीत वाडेकर ने किया था। भारत इंग्लैंड से 4 विकेट से हार गया था और माइकल डेनिस इंग्लैंड टीम के कप्तान था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। 7 मई 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था, उसको भी याद रखना है। अगला जो है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मोघरा योजना। ठीक है, आपसे मोघरा योजना जो है आपका उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया था उसका अमाउंट पूछा था कि इस योजना के तहत जो कि कितने लाख रुपए तक का जो आपको सहायता है वो मिलता है, तो इसका राइट आंसर आपका था अप टू रुपये 3 लाख। ठीक है, 3 लाख तक का सहायता है जो कि आपको दिया जाता है। अगला जो है कि 2001 में किस कुचिपुड़ी नर्तक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया था। पूछा गया था कि 2001 में किस कुचिपुड़ी नर्तक को पद्म श्री से सम्मानित किया था। ठीक है, तो पद्म श्री पूछा गया था, तो जिसका राइट आंसर आपका शोभा नायडू होने वाला है। शोभा नायडू को ही आपका 2001 में जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2001 की बात करेंगे तो पद्म भूषण से सम्मानित किसे किया गया, ये अगर आपसे पूछा जाता तो यामिनी कृष्णमूर्ति इसका राइट आंसर होता। यामिनी कृष्णमूर्ति का भी संबंध जो है आपका कुचिपुड़ी से ही है। कुचिपुड़ी का संबंध आपका आंध्र प्रदेश से है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म श्री 1967 में दिया गया था, पद्म भूषण 2001 में दिया गया था, पद्म विभूषण आपका 2016 में दिया गया था। अगला जो है कि अल्पसी महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो अल्पसी महोत्सव की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका नागालैंड होगा। अल्पसी महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार कोहिमा जिले के अंतर्गत नागा विरासत गांव किसामा में मनाया जाता है और इस महोत्सव में नागालैंड की सभी जनजातियां हिस्सा लेती है और यह त्यौहार नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को प्रदर्शित करता है। अगला जो है कि भारत में कैबिनेट मिशन है जो कि कब आया, तो राइट आंसर आपका मार्च 1946 होगा। इसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा है जो कि मार्च 1940 में ब्रिटिश राज से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए शुरू किया गया था। इस मिशन में 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो कि भारत के राज सचिव थे, सर स्टॉफर्ड क्रिस जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे और आपके AB अलेक्जेंडर जो कि नौवाहन विभाग के पहले प्रमुख थे। अगला जो क्वेश्चन है कि लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली इज एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एक्टर, तो इसका राइट आंसर आपका अनुपम खेर होगा। लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली पुस्तक जो है आपका आत्मकथा जो है अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया है। अनुपम खेर भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के पूर्व अध्यक्ष थे और 2004 में इन्हें पद्मश्री और 2016 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अगला जो है कि आयोनाइजेशन एनर्जी यूनिवर्सली रिलेटेड टू, यानी कि आयनन जो ऊर्जा है वो आपका किसका यूनिवर्सली रिलेटेड होता है, तो राइट आंसर आपका एटॉमिक साइज होगा। आयनन ऊर्जा जो है आयनन ऊर्जा का परमाणु आकार से विपरीत संबंध होता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है आयनन ऊर्जा घटती है और जैसे जैसे परमाणु का आकार घटता है
आयरन ऊर्जा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लाइसोसोम, बैकॉल, राइबोसोम एंड न्यूक्लियस दिया गया था और उसमें आपको ओड वन आउट करना था। ठीक है, तो इन चारों में जो न्यूक्लियस है वो आपका अलग है। इसका कारण यह है कि न्यूक्लियस एकमात्र ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें अनुवांशिक सामग्री डीएनए होता है और यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र में होता है, जबकि जो लाइसोसोम इसके अलावा वैक्यूल और राइबोसोम जो है अन्य कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। कौन कौन से कार्यों के लिए? आपका लाइसोसोम जो है कोशिका के अवशिष्ट पदार्थ को तोड़ने हटाने का कार्य करता है, जिसे कोशिका का क्या कहा जाता है? आत्महत्या का थैली भी इसे कहा जाता है। वैक्यूल की बात करेंगे तो कोशिका में तरल पदार्थ और अन्य पदार्थों का भंडारण करता है। राइबोसोम की बात करेंगे तो प्रोटीन संश्लेषण आपका राइबोसोम के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया शून्य आधारित बजट से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन का पूरा लैंग्वेज हमें मिलना नहीं, तो हम सिर्फ शून्य आधारित बजट के ऊपर ही बात करेंगे। तो शून्य आधारित जो बजट है, बजट अनुमान शून्य से प्रारंभ किया जाता है। शून्य आधारित बजट में गत वर्ष के व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इस प्रणाली में कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य हो। अगला जो है कि व्हाट इज़ द रियल परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन इन इंडिया? तो राइट आंसर आपका 2.3% इसका राइट आंसर होगा। सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक की बात करते हैं या 2011 के जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक की बात करते हैं तो भारत में ईसाई की जो आबादी है 28 मिलियन है और कुल परसेंटेज की बात करेंगे तो 2.3% है। इसके अलावा भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म है? तो इसका राइट आंसर आपका हिंदू धर्म होगा, 79.8% है। याद रखिएगा, इस्लाम धर्म का पालन करने वाले लोग 14.2% हैं, ईसाई धर्म का 2.3 है, सिख धर्म का पालन करने वाले लोग 1.7 है, बौद्ध धर्म के पालन करने वाले लोग 0.7% है और जैन धर्म का पालन करने वाले लोग 0.4% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लॉर्ड मैकाले से संबंधित आपके कथन पर विचार करना था। ये सत्य या असत्य कोई भी कथन आपको बताना था। हालांकि एग्जैक्ट जो आपका सेंटेंस जो दिया गया था वो तो मिला नहीं, उसके स्थान पर हम दूसरे सेंटेंस को लिखे हैं। तो पहला सेंटेंस है कि उन्होंने प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए भारतीयों को शाब्दिक भाषा सिखाने की आवश्यकता पर जोर दिया। दूसरा कथन है कि मैकाले के मिनट का अनुसरण करते हुए 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पेश किया गया था। तीसरा जो है कि उन्होंने भारत के लिए वुड डिस्पैच का आदेश जारी किया था। तो इनमें से आपका सही कथन बताना था, तो राइट आंसर आपका कथन नंबर 2 इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो मैकाले जो है पास शिक्षा पे नहीं, अंग्रेजी भाषा सिखाने की आवश्यकता पर बल दिया था। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे ओरिएंटल संस्थानों के प्रसार को रोकने के लिए एक निर्णय लिया गया था। मैकाले के मिनट के बाद 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पेश किया गया था। इसके अलावा लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारत के गवर्नर जनरल को वुड डिस्पैच के रूप में जाना जाता है। अगला जो है कि किसे 2001 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर आपका शोभा नायडू होने वाला है। शोभा नायडू को 2001 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में 2020 में शोभा नायडू जी का अक्टूबर 2020 में निधन हुआ है। इसके अलावा 2001 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1991 में उन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने 40 वर्षीय कुचिपुड़ी कला अकेडमी हैदराबाद के लिए प्रधानाचार्य के रूप में भी कार्य किया है और भारत और विदेश के 15,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित भी किया है। अगला जो है कि सरकार के भारतीय संसदीय रूप में सरकार का मुखिया कौन होता है? तो राइट आंसर आपका प्रधानमंत्री होगा। सरकार के भारतीय संसदीय रूप में सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री लोगों के द्वारा नहीं सीधे चुना नहीं जाता है। उदाहरण के लिए बात करेंगे तो मनमोहन सिंह राज्यसभा से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य थे, फिर भी वो आपके प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार का प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति और सीधे लोगों के द्वारा चुना जाता है। भारत में केवल राष्ट्रपति पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है। सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है, ये बात भी है। अगला जो है कि निम्नलिखित में से कौन से विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया का जो प्रावधान है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कौन कौन से प्रावधान किस किस देश से लिए गए हैं हमने कल के ही पीडीएफ में सारे प्रावधानों को लिख कर दिया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी विशेषताएँ ली गई हैं? तो आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग
आपका लिया गया है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या कार्य होगा वो लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन या कहें तो हटाने की प्रक्रिया लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक समीक्षा लिया गया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है और संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी आपका लिया गया है। और याद रहे कि संविधान का प्रस्तावना तो यूएसए के संविधान से, लेकिन प्रस्तावना का भाषा की बात करेंगे तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला जो है कि मनरेगा योजना कब शुरू किया गया था, तो मनरेगा योजना की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा 2 फरवरी 2006 को। अगर आपसे अधिनियम पूछा होगा तो इसका राइट आंसर 2005 होगा। ठीक है, जो मनरेगा योजना 2006 में शुरू किया गया था उसके लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम अगस्त 2005 में ही आ गया था। ठीक है, उस समय जब आया था तो मनरेगा का नाम नरेगा था और नरेगा से मनरेगा नाम किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, नरेगा में महात्मा गांधी जी का शॉर्ट फॉर्म जोड़ा गया था MG, उसके बाद से नरेगा को मनरेगा कहा जाता है। अगला जो है कि मुगल काल में सैनिकों के वेतन से संबंधित प्रश्न आया था। 2 आपके नाम मिले हैं, जैसा एक नायक था एक हवलदार था और आपको उसको मिलान करना था कितना रुपये उसको मिलता है। ठीक है, तो नायक की मासिक आय लगभग 48,000 थी, हवलदार की मासिक आय आपका 12,000 थे। बाकी 2 और ऑप्शन हमें मिला नहीं है। तो आप लोग जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बॉक्सिंग बाउट कितने समय की होती है। ठीक है, तो पेशेवर मुकाबले की बात करेंगे तो अधिकतम 12 राउंड तक सीमित होता है, जहां प्रत्येक राउंड पुरुष के लिए 3 मिनट, महिलाओं के लिए 2 मिनट का होता है और ज़्यादातर मुकाबले मुक्केबाजी के अनुभव के आधार पर 4 से 10 राउंड तक लड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।